नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे। 340 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस वे पर एयरक्राफ्ट भी उतारा जाएगा। इसे उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक विशेष दिन बताते हुए पीएम मोदी ने कहा, ये परियोजना अपने साथ यूपी की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए कई लाभ लेकर आई है। वहीं समाजवादी पार्टी ने फिर कहा है कि बीजेपी सरकार अखिलेश यादव द्वारा किए गए कामों का ही शिलान्यास और उद्घाटन कर रही है। सपा ने कहा कि अखिलेश सरकार ने 22 दिसंबर 2016 को समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया था। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अखिलेश यादव की देन है। प्रधानमंत्री मोदी आज सुल्तानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने पहुंच रहे हैं। यहां पर लोगों की भीड़ जुटाने के लिए सरकारी बसों को इसी काम पर लगा दिया गया है। अयोध्या क्षेत्र की भी 125 बसें इसी काम पर लगी हैं। इस कारण से आम लोगों के लिए रोडवेज बसों का टोटा पड़ गया है और उनको दर दर भटकना पड़ रहा है। इसको लेकर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान जब दिल्ली से लाखों श्रमिक भाई बहन पैदल चलकर उत्तर प्रदेश में अपने गांव की तरफ लौट रहे थे, उस समय भाजपा सरकार ने श्रमिकों को बसें उपलब्ध नहीं कराई थी। लेकिन पीएम और गृह मंत्री के रैलियों में भीड़ लाने के लिए सरकार जनता की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। बीते 20 साल में देश भर में पुलिस हिरासत में 1888 मौतें हुई हैं। पुलिस वालों के खिलाफ 893 मुकदमे दर्ज हुए हैं और 358 पुलिस वालों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 26 पुलिस वाले ही दोषी ठहराए जा सके। ये बात नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के 2001 से 2020 तक के आंकड़ों से सामने आई है। बता दें, भारत में पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों को लेकर लंबी बहस होती रही है और बीते दिनों उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुई अल्ताफ की मौत के बाद ये फिर से लोगों की जुबान पर आई है। इस मामले में पुलिस का तर्क भी लोगों के गले नहीं उतर रहा है। पुलिस का कहना था कि अल्ताफ ने अपनी जैकेट के हुड में लगी रस्सी को पुलिस थाने के टॉयलेट में लगे नल से बांधकर आत्महत्या कर ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर सीबीआई और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को 2 से बढ़ाकर 5 साल करने को लेकर कहा है कि मोदी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और संविधान को नष्ट कर रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए खड़गे ने कहा कि मोदी तानाशाह बनना चाहते हैं। खड़गे ने कहा कि पहला, वे अब यह अध्यादेश क्यों लेकर आए हैं? दूसरा, कार्यकाल को 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करना क्यों आवश्यक है? क्या यह देश की अर्थव्यवस्था के हित में है? क्या देश की कानून व्यवस्था चरमराने वाली है या वहां कोई युद्ध चल रहा है? क्यों? खड़गे ने कहा कि वे इंतजार कर सकते थे, जिससे वे संसद का रास्ता अपनाकर इस पर चर्चा करके विधेयक को पेश कर सकते थे। खड़गे ने कहा कि लेकिन वे दिखाना चाहते हैं कि वे कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनके पास बहुमत है। वे पहले से ही सीबीआई, ईडी और अन्य एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। सीबीआई और ईडी को लेकर लाए गए अध्यादेश को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार पहले ही ईडी को गृह मंत्रालय के अधीन ला चुकी है, जबकि पहले ये वित्त मंत्रालय के अधीन थी। अब आप सीबीआई और ईडी प्रमुखों का कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब है कि वे लंबे समय तक अपनी पसंद के लोगों को पद पर बनाए रखना चाहते हैं ताकि वे आम लोगों, विपक्षी दलों, गैर सरकारी संगठनों और पत्रकारों को परेशान कर सकें। खड़गे ने कहा कि वो हर चीज़ पर नियंत्रण करना चाहते हैं, जैसे कि वो 100 साल तक शासन करने जा रहे हों, और इसका मतलब है कि उनका लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, वो इसको खत्म करना चाहते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो सीबीआई और ईडी को लेकर लाए गए अध्यादेशों का विरोध संसद में करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें इसे संसद में उठाना होगा और हम उनसे इसकी समीक्षा करने को कहेंगे। हम अन्य विपक्षी दलों को भी इस पर एकजुट रहने के लिए कहेंगे क्योंकि केंद्र लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। वे संवैधानिक नियमों और प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। इस कारण से हमें एक होना चाहिए क्योंकि ये किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है, ये लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए है। उन्होंने कहा कि जो संस्थान स्वतंत्र रूप से जांच करते रहे हैं, उन्हें अब प्रभावित किया जा रहा है। अब दिन ब दिन ये स्वतंत्र संस्थाएं बिगड़ती जा रही हैं और उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। त्रिपुरा में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को कवर करने वहां गई 2 महिला पत्रकारों के मामले में राज्य की बीजेपी सरकार का बयान आया है। राज्य सरकार का कहना है कि ये दोनों पत्रकार लोगों को सरकार के खिलाफ भड़का रही थी। इनके नाम समृद्धि सकुनिया और स्वर्णा झा हैं। दोनों के खिलाफ त्रिपुरा की पुलिस ने सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने का मुकदमा दर्ज किया था और बीते रविवार को उन्हें हिरासत में ले लिया था।
इन दोनों महिला पत्रकारों को सोमवार शाम को जमानत मिल गई थी। अदालत ने कहा था कि हालांकि उन पर लगे आरोप गंभीर हैं, लेकिन उन्हें हिरासत में रखना व्यक्तिगत आज़ादी में बहुत ज़्यादा कटौती करने जैसा होगा। त्रिपुरा सरकार के मंत्री सुशांता चौधरी ने कहा, ये दोनों महिला पत्रकार लोगों को सत्तारूढ़ दल के खिलाफ भड़का रही थीं। वे दोनों एक धर्म के लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रही थीं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को महिमा मंडित करने की जो परियोजना कुछ वर्ष पहले शुरू हुई थी, वह अब तेजी से परवान चढ़ती जा रही है। ताज़ा मामला है मेरठ में गोडसे और उसके मुख्य सहयोगी रहे नारायण आप्टे का मंदिर बनाने का। इस कृत्य को 15 नवंबर को अंजाम दिया गया। इसी दिन 1949 में गोडसे और आप्टे को अंबाला की जेल में फांसी पर लटकाया गया था। गोडसे और आप्टे की मूर्तियां मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में बनकर तैयार हुई थीं और सितंबर में इन्हें मेरठ भेज दिया गया था, जिसके बाद मेरठ में अब स्थानीय पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया और मेरठ के हिंदू महासभा भवन में दोनों मूर्तियां स्थापित कर दी गईं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की अयोध्या पर किताब आने के बाद से ही हिंदुत्व को लेकर विवाद शुरू हो गया। इस विवाद के बीच सोमवार को सलमान खुर्शीद के नैनीताल स्थित घर में तोड़फोड़ की गई और आगजनी की गई। इसके बाद अब सलमान खुर्शीद ने कहा है, क्या इससे ये सिद्ध नहीं होता है कि जो मैं कह रहा था वह सही है? ऐसे में ये समझना होगा कि जिसे वे हिंदुत्व कहते हैं वह हिंदू धर्म का खंडन करता है। उन्होंने कहा कि इस घटना से ये सिद्ध हुआ है कि मेरा बयान पूरी तरह से सही है। बता दें, खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना आतंकवादी संगठन बोको हराम और आईसिस से की है। खुर्शीद का कहना है कि ये सभी धर्म का दुरुपयोग करते हैं और धर्म के विपरीत चलते हैं। दुबई से भारत लौटे क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के पास से 2 घड़ियों को कस्टम विभाग द्वारा मुंबई के छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पर जब्त करने की रिपोर्ट्स को लेकर हार्दिक पांड्या का जवाब आया है। पांड्या ने कहा कि मैं खुद ही मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम के काउंटर पर दुबई से लाए सभी सामानों को दिखाने और उन पर लगने वाले टैक्स को चुकाने गया था। पांड्या ने कहा कि कस्टम उन पर ड्यूटी लगाने के लिए उनकी कीमतों का मूल्यांकन कर रहा है, जिन्हें देने के लिए मैंने पहले ही हाँ कर दी है। इसके साथ ही पांड्या ने घड़ी की कीमत को लेकर कहा कि उनकी घड़ियों की कीमत 1.5 करोड़ रुपए है, जबकि सोशल मीडिया पर इन घड़ियों की कीमत 5 करोड़ बताई जा रही है, जो कि गलत है। पांड्या ने कहा कि मैं कानून को मानने वाला देश का नागरिक हूं और सभी सरकारी एजेंसियों का सम्मान करता हूं। मैकिन्से एंड कंपनी की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन अब दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है। उसने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। मैकिन्से एंड कंपनी की शोध शाखा की एक नई रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। इस रिपोर्ट में विश्व की कुल आय के 60% से अधिक का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 देशों की राष्ट्रीय बैलेंस शीट की जांच पड़ताल की गई। अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में कुल संपत्ति सन 2000 में 156 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2020 में 514 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। इस वृद्धि में चीन का लगभग 1/3 हिस्सा है। विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने से 1 साल पहले सन 2000 में चीन की संपत्ति केवल 7 ट्रिलियन डॉलर थी, जो अब बढ़कर 120 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है। इस बीच अमेरिका ने भी अपनी संपत्ति की कीमतों में वृद्धि का तो अनुभव किया है। इसी अवधि में इसकी कुल संपत्ति लगभग दोगुनी होकर 90 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा कि चीन और अमेरिका को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, शांति से एक दूसरे के साथ रहकर आपसी सहयोग को बढ़ाना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों को जलवायु परिवर्तन और कोविड जैसी वैश्विक चुनौतियों का जवाब देने के लिए सहयोग करने की जरूरत है। शी ने कहा कि वैश्विक शांति और विकास को आगे बढ़ाना ही चीनी और अमेरिकी नेताओं का संयुक्त मिशन है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों नेताओं को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके संबंध एक खुले संघर्ष के रूप में सामने न आए। चीनी स्टेट मीडिया के अनुसार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से बातचीत में ताइवान को लेकर कड़ा रुख दिखाया और कहा कि ताइवान की आज़ादी को प्रोत्साहित करना आग से खेलना होगा। शिन्हुआ न्यूज एजेंसी के अनुसार शी ने कहा कि अमेरिका में कुछ लोग चीन को नियंत्रित करने के लिए ताइवान का इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं। ये चलन बहुत खतरनाक है और आग से खेलने जैसा है और आग से खेलने वाले जल जाएंगे। चीन के राष्ट्रपति के साथ बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ताइवान को लेकर कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ताइवान के इलाके में यथास्थिति को बदलने या इस इलाके में शांति और स्थिरता को कम करने के एक तरफा प्रयासों का कड़ा विरोध करता है। व्हाइट हाउस द्वारा साझा किए गए बयान में लंबे समय से चली आ रही अमेरिकी नीति को दोहराया, जो ताइवान की स्वतंत्रता को मान्यता नहीं देती है लेकिन द्वीप की रक्षा का समर्थन करती है।
पहचान छुपाने की शर्त पर एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि इस शिखर सम्मेलन के दौरान ताइवान को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। इसके अलावा बाइडेन ने शिनजांग के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में उइगरों के खिलाफ मानवाधिकारों के हनन और सामूहिक दमन के व्यापक मुद्दों पर भी चिंता जाहिर की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच बुधवार से 3 मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत हो रही है। इसमें भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा होंगे, जबकि न्यूजीलैंड की कप्तानी टी20 सीरीज में टिम साउदी करेंगे। केन विलियमसन टी20 सीरीज में नहीं खेल रहे हैं। उन्होंने आगामी टेस्ट सीरीज को प्राथमिकता देते हुए टी20 सीरीज से आराम लिया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।